हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है वैक का आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी थर्ड सेमेस्टर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट में एंड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है पर्यावरण तथा सामाजिक कारक क्या है जो कि खुशी को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस। तो सबसे पहले पर्यावरणीय कारक देख लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि हमारी खुशी को, हैप्पीनेस को प्रभावित करते हैं। तो पहला है साफ़ सुथरा पर्यावरण, यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट। अगर हमारे आसपास का पर्यावरण साफ़ सुथरा है, हमारे आसपास स्वच्छता है, हरियाली है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहता है, हमारी खुशी बढ़ती है। क्योंकि अगर हमारे आसपास साफ़ सुथरा होगा सारा पर्यावरण, हरियाली होगी हमारे आसपास, तो हमारा जितना भी मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि हरियाली में हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो विकसित होता है, हमारे मन में खुशी जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है जलवायु तथा मौसम, यानी कि क्लाइमेट एंड वेदर। कभी कभी आपने महसूस किया होगा जब मौसम अच्छा नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, मनुष्य का जो मन है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मौसम तथा जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, अगर मौसम सुहावना होगा, सुखद होगा, ऐसा मौसम होगा जिसमें ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा ठंड हो, मध्यम तापमान हो, तो हमारी जो खुशी है वो भी बढ़ती है, हमारा मानसिक तनाव कम होता है। तो इस तरीके से जलवायु तथा मौसम जो है ये भी हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। अगर हमारे पास, हमारे आसपास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे पीने के लिए साफ़ पानी, अच्छी साफ़ सुथरी हवा, हरियाली, अगर हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, हमारे आसपास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, तो इससे भी हमारी खुशी बढ़ती है। ठीक है, तथा तनाव कम होता है। नेक्स्ट है सुरक्षा का माहौल, यानी कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित हो तो रहने में मानसिक शांति मिलती है, डर कम होता है, तनाव कम होता है। नेक्स्ट है वायु तथा जल की गुणवत्ता। अगर आपके आसपास वायु जो है वो प्रदूषित होगी तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी एंड हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे प्रदूषित हवा में सांस लेने से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा तथा हमारा मन जो है वो तनावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमारे आसपास वायु तथा जल की जो गुणवत्ता है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी खुशी के ऊपर। ठीक है, अगर आपके आसपास जो पानी है पीने का वो गंदा पानी होगा तो गंदा पानी पीने से आपको कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड इत्यादि। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो मन है वो तनावग्रस्त हो सकता है एंड इसलिए कहा जाता है कि वायु तथा जल की गुणवत्ता जो है ये भी हमारी मानसिक खुशी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं सामाजिक कारक कौन से हैं जो कि हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। पहला है सामाजिक संबंध, यानी कि सोशल रिलेशनशिप। अगर हमारा परिवार अच्छा है, हमारे परिवार में जो लोग हैं वो अच्छे हैं सारे, ठीक है, तथा हमारे सामाजिक संबंध जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो व्यक्ति खुश रहता है। जिस व्यक्ति के पारिवारिक संबंध अच्छे हो, जिस व्यक्ति के दोस्त ज़्यादा हो, समाज में जिस व्यक्ति के संबंध अच्छे हो, वो व्यक्ति जो है वो अंदर से भी प्रसन्न महसूस करता है। ठीक है, अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हमारा मन तनावग्रस्त रहेगा। नेक्स्ट है सामाजिक समानता, यानी कि सोशल इक्वालिटी। अगर समाज में हमारे साथ समानता का बर्ताव किया जाता है, ठीक है, भेदभाव या असमानता नहीं होती, न्याय का माहौल है, तो इससे भी हमारी खुशी बढ़ती है। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर आपको हीन दृष्टि से देखा जाए एंड आपके साथ बात बात पर भेदभाव किया जाए। ठीक है, आपको दूसरों से कम दिखाया जाए, तो क्या होगा? आपको असमान महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको दुख होगा, आपकी जो खुशी है वो दुख हो जाएगी, आपका मन तनावग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सामाजिक समानता बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है हमारी खुशी को निर्धारित करने में। ठीक है,
इस तरीके से सामाजिक समानता एक बहुत ही मुख्य सामाजिक कारक है जो कि हमारी खुशी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सामुदायिक समर्थन, यानी कि कम्युनिटी सपोर्ट। अगर हमारे आसपास पड़ोस या समुदाय जो है वो हमको सपोर्ट करता है, हमारा समर्थन करता है, हमारे पड़ोस के जो लोग हैं वो अच्छे हैं, तो हमारा मन मानसिक संतोष तथा खुशी से भर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आर्थिक स्थिरता। अगर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, आर्थिक रूप से हम स्थिर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रोज़गार है हमारे पास, तो इससे भी क्या होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अचीव की जा सकती है, जिसकी वजह से हमारा मन खुश रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है शारीरिक, भावनात्मक तथा मानसिक भलाई का खुशी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी हैप्पीनेस को। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ देख लेते हैं। फिजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। तो देखिए, अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमारी खुशी बढ़ती है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है, ये लाइन भी आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, एंड अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम खुश भी रहेंगे। ठीक है, हमें तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में हमको आसानी होगी। तो इस तरीके से अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हमारी खुशी को बढ़ाता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास पैसा भी है एंड आपके पास आसपास लोग भी अच्छे हैं, आपके रिलेशन भी सबके साथ अच्छे हैं। ठीक है, आपके आसपास कम्युनिटी भी अच्छी है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पीने के लिए अच्छा पानी है, प्राकृतिक संसाधनों की भी उपलब्धता है, लेकिन बावजूद इन सब के आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको कोई बीमारी है या आपका स्वास्थ्य अच्छा आपको महसूस नहीं होगा, तो आपके पास चाहे कितना भी कुछ हो, आपको खुशी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमको खुशी महसूस होती है, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ही मुख्य भूमिका देखी जाती है स्वास्थ्य की हमारी खुशी को निर्धारित करने में। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो व्यक्ति भी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ठीक है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। लेकिन अगर व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है। नियमित व्यायाम तथा संतुलित आहार से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक स्थिरता, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी का क्या कनेक्शन है हैप्पीनेस से, खुशी से। तो भावनात्मक स्थिरता खुशी को बनाए रखने में मदद करती है। भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी से हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तनाव को हम संभाल पाते हैं। व्यक्ति अपने तनाव को कम कर लेता है जब वो इमोशनली स्टेबल हो। ठीक है, इसके अलावा नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में भी आसानी होती है इमोशनल स्टेबिलिटी से। ठीक है, यानी कि भावनात्मक स्थिरता से। इसके अलावा भावनात्मक स्थिरता जो है वो व्यक्ति को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त भी करवाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति खुश रहता है। अगर हम मानसिक रूप से इमोशनली अगर हम स्टेबल होंगे, भावनात्मक रूप से स्थिर होंगे, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। हम अपने नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी खुशी बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। तो देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य है ये भी खुशी को प्रभावित करता है। स्वस्थ मानसिक स्थिति से तनाव तथा चिंता कम होती है। अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारा तनाव कम होगा, चिंता कम होगी। सकारात्मक सोच तथा ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, जिसकी वजह से हमको खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटल वेलबींग जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करने में। आइए अब देखते हैं इन तीनों का संतुलन। इमोशनल्स एंड मेंटल वेलबींग के साथ साथ फिजिकल वेलबींग, ये तीनों होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए खुश रहना चाहते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं, तो हमको इन तीनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। शारीरिक, भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन खुशी का मुख्य स्रोत होता है। जब तीनों का समन्वय होता है तो व्यक्ति और भी ज़्यादा संतुष्ट तथा खुश महसूस करता है। ठीक है,
आइए अब देखते हैं खुशी का प्रसार यानी कि स्प्रेड ऑफ हैप्पीनेस। जब व्यक्ति खुद खुश होता है तो वो दूसरों को भी खुश होने के लिए प्रेरित करता है। इस तरीके से एक खुश व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी खुश करने में सक्षम होता है। ठीक है, जिस तरीके से पूरे समाज में क्या होता है, खुशी का संचार होता है। इस तरीके से पूरे समाज में खुशी का प्रसार होने लगता है। खुशी का प्रभाव आपके सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहे तो उसके जो संबंध है सामाजिक तथा व्यक्तिगत रूप से उसके जो भी संबंध होंगे वो भी सकारात्मक रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इस तरीके से व्यक्ति की खुशी का प्रभाव जो है वो उसके सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों पर भी देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज खुशी का शारीरिक तथा हार्मोनल आधार क्या है? व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस? मतलब कि ऐसे क्या क्या हार्मोनल आधार है जो कि हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शारीरिक तथा हार्मोनल आधार जो कि खुशी को प्रभावित करते हैं। तो देखिए कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं उस पर। फर्स्ट है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन जो है इसको इनाम हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि हमें सुखद अनुभवों के बाद संतुष्टि महसूस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरोटोनिन। यह मूड को स्थिर रखने तथा चिंता को कम करने में मदद करता है। सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, हमारी चिंता को, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, स्थिर रखता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह जुड़ाव तथा विश्वास की भावना को बढ़ाता है। एंडोर्फिन हार्मोन ये दर्द को कम करने तथा सुखद अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये भी मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे मन में खुशी तथा सकारात्मकता की भावना को जागृत करने में। ठीक है, डोपामिन तथा सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स खुशी तथा सकारात्मकता की भावना को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है जो कि क्या करती है, हमारे मन में खुशी को बढ़ाती है, विकसित करती है। ठीक है, व्यायाम से एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है जो कि तनाव को कम करता है तथा खुशी को बढ़ाता है। इसके अलावा नींद तथा आराम, अच्छी नींद से सेरोटोनिन तथा डोपामिन का स्तर संतुलित होता है। तो इसलिए नींद और आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम खुश रहना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले पाता या आराम नहीं करता तो वो जो व्यक्ति है वो व्याकुल रहता है तथा उसको खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए व्यक्ति की खुशी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छी नींद ले तथा आराम करें ताकि सेरोटोनिन तथा डोपामिन हार्मोन का जो स्तर है वो संतुलित रहे। ठीक है, पोषण का भी प्रभाव पड़ता है हमारी खुशी पर तथा हार्मोनल संतुलन बनाने में। अच्छे पोषण से हार्मोनल संतुलन बना रहता है जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये मस्तिष्क में डोपामिन तथा सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ाता है जिससे व्यक्ति की खुशी बढ़ती है। नेक्स्ट है सामाजिक संपर्क। दोस्तों तथा परिवार के साथ समय बिताने से हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है जिसकी वजह से हमारे मन में खुशी बढ़ने लगती है। ठीक है, मानसिक शांति मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा व्यक्ति की खुशी बढ़ती है। तो ये थे खुशी के फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक तथा हार्मोनल आधार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तनाव का प्रबंधन क्यों एक जीवन रक्षक कौशल माना जाता है? वाई इज स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसीडर्ड ए लाइफ सेविंग स्किल? तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तनाव को एक जीवन रक्षक कौशल, तनाव के प्रबंधन को एक जीवन रक्षक कौशल माना जाता है? यानी कि तनाव को जब हम अपना मैनेज करते हैं, जब हम तनाव को प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं तो ये भी एक कौशल कहा जाता है। ना सिर्फ तनाव के प्रबंधन को एक कौशल माना जाता है बल्कि इसको जीवन रक्षक कौशल यानी कि जीवन की रक्षा करने वाला कौशल कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उस पर तनाव का, स्ट्रेस का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड जब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, जब हम अपने तनाव का प्रबंधन नहीं करते तो हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, तनाव जो है ये शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तनाव प्रबंधन से व्यक्ति शांत तथा स्थिर महसूस करता है। यह जीवन में बेहतर निर्णय लेने में भी व्यक्ति की मदद करता है। तनाव को जब व्यक्ति सही तरीके से संभालता है तो उसके रिश्तों में सुधार होता है तथा उत्पादकता व आत्मविश्वास भी व्यक्ति का बढ़ने लगता है।
इसके अलावा तनाव का प्रबंधन सीखने से आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद करता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है तनाव के प्रबंधन से। इसलिए तनाव का प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है तथा तनाव प्रबंधन को एक जीवन रक्षक कौशल माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज पंचकोश सिद्धांत क्या है? व्हाट इज पंचकोश कॉन्सेप्ट? यह खुशी की धारणा से कैसे जुड़ा हुआ है? हाउ इज इट कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस? तो इसमें हमको पंचकोश सिद्धांत के बारे में बताना है। पंचकोश सिद्धांत जो है ये उपनिषदों में वर्णित है, मतलब कि इसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है। यह मनुष्य के अस्तित्व के 5 स्तरों का वर्णन करता है। पंचकोश सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जो है इसका अस्तित्व 5 स्तरों से बना हुआ है। मनुष्य का जो अस्तित्व है ये 5 स्तरों पर निर्मित होता है। ठीक है, पहला है अन्नमय कोश, यानी कि शारीरिक शरीर, फिजिकल बॉडी। अन्नमय कोश जो है ये हमारा भौतिक शरीर है जो कि भोजन तथा पोषण पर निर्भर करता है। सेकंड है प्राणमय कोश, जिसको ऊर्जा शरीर यानी कि एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है। यह जीवन ऊर्जा प्राण का स्तर है जो कि सांस तथा जीवन शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, थर्ड है मनोमय कोश। यह विचार, भावनाओं तथा मन से संबंधित है, यानी कि मेंटल बॉडी को मनोमय कोश कहा जाता है, जो कि हमारे मन के विचारों, भावनाओं तथा हमारे मन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। इसको बौद्धिक शरीर भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल बॉडी। यह हमारे विवेक, ज्ञान तथा आत्म जागरूकता का स्तर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आनंदमय कोश, जिसको आध्यात्मिक शरीर यानी कि ब्लिस बॉडी भी कहा जाता है। यह आनंद तथा शांति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं पंचकोश का हमारी खुशी से, हमारी हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। तो ये जो पंचकोश सिद्धांत है इसका हमारी खुशी से संबंध है। इन 5 कोशों में से सबसे लास्ट वाला जो है आनंदमय कोश, इसको हमारी खुशी का स्रोत माना जाता है, क्योंकि आनंदमय कोश जो है ये हमारी आंतरिक खुशी की बात करता है। ठीक है, आनंदमय कोश जो है ये किसकी बात करता है? आनंद तथा शांति की, कि बाहर से चाहे हम कितने भी व्याकुल लगे लेकिन हमारी आंतरिक जो शांति है वो बरकरार रहनी चाहिए। हमारे आंतरिक स्तर में आनंद तथा शांति होनी चाहिए। आनंदमय कोश क्योंकि हमारी आंतरिक शांति पर जोर देता है, आंतरिक खुशी पर जोर देता है, इसलिए आनंदमय कोश को खुशी का स्रोत माना जाता है। जब व्यक्ति बाहरी परतों जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय को पार कर लेता है तो वह आनंदमय कोश में प्रवेश करता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि सच्ची खुशी जो है ये बाहरी चीज़ों में नहीं होती बल्कि हमारे भीतर ही होती है। सच्ची खुशी जो है वो व्यक्ति को भीतर से महसूस होती है, ना कि बाहर से। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी वो बिल्कुल खुश रहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि उनका आनंदमय कोश जो है वो समृद्ध है। ठीक है, यह जो आनंदमय कोश है ये ध्यान तथा योग के माध्यम से खुशी को जागृत करने पर जोर देता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ध्यान व योग के माध्यम से व्यक्ति जो है वो आनंद का अनुभव कर सकता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, पंचकोश सिद्धांत हमें आत्मा व खुशी के बीच में गहरा संबंध समझने में मदद करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंचकोश के ये जो 5 स्तर हैं इनको परिभाषित करो। ठीक है, इन 5 स्तरों में से किसी एक पर्टिकुलर स्तर के बारे में भी पूछा जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर कोश के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे शॉर्ट नोट में आपसे अन्नमय कोश के बारे में पूछ लिया जाए या प्राणमय कोश के बारे में पूछ लिया जाए। तो आइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो है ये क्या होती है? हमारी फिजिकल बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा भौतिक शरीर जो कि भोजन तथा पानी पर निर्भर करता है। यह स्थूल शरीर का हिस्सा है जो कि सबसे बाहरी स्तर है। ठीक है, ये जो अन्नमय कोश है ये बोलता है कि व्यक्ति जो है उसको अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्ति को अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को अच्छी नींद लेनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का अन्नमय कोश समृद्ध होगा, जब व्यक्ति बाहरी शरीर से स्वस्थ होगा, जब व्यक्ति का जो शरीर है वो स्वस्थ होगा, व्यक्ति रोग मुक्त होगा, तो वो व्यक्ति जो है वो खुश रहेगा। ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो तब
प्रसन्न रहेगा। तो अन्नमय कोश जो है ये किस पर जोर देता है, भौतिक शरीर को अच्छा बनाने पर, क्योंकि ये मानता है कि भौतिक शरीर से क्या होती है, प्रसन्नता बढ़ती है। नेक्स्ट आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है ये प्राण ऊर्जा का स्तर होता है जो कि शरीर में जीवन शक्ति का संचार करता है। हम जो श्वसन तथा रक्त संचार हमारे शरीर में जो होता है, हम जो ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सब किसका पार्ट है, ये सब है प्राणमय कोश का हिस्सा। ठीक है, इसमें रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी शामिल है। इसके अलावा हम जो भी शारीरिक कार्य करते हैं, बॉडीली फंक्शंस हमारी जो भी होते हैं, वो सारे भी इसी में इंक्लूड होते हैं। अब प्राणमय कोश जो है ये बोलता है कि व्यक्ति जो है उसको प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, व्यायाम तो करना ही चाहिए, साथ में प्राणायाम भी करना चाहिए ताकि प्राणमय कोश अच्छा रहे, संतुलित रहे। इसके अलावा व्यक्ति को साफ हवा में श्वसन यानी कि सांस लेनी चाहिए। व्यक्ति को अपना रक्त संचार अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का प्राणमय कोश अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो खुश महसूस करेगा, उसकी खुशी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश जो है ये मानसिक स्तर होता है जो कि विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे मन में तथा हमारे विचारों में जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी हमारी भावनाएं होती है, वो सारी किस में शामिल है, मनोमय कोश में शामिल है। ठीक है, अब मनोमय कोश जो है ये हमारे मन तथा भावनात्मक अनुभवों का केंद्र होता है। मनोमय कोश में इस बात पर फोकस किया जाता है कि व्यक्ति को अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए सबके प्रति, तथा व्यक्ति को कम इच्छाएं रखनी चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वो प्रसन्न रहे, व्यक्ति खुश रहे। ठीक है, अपनी इच्छाओं को व्यक्ति को कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो खुशी जो है वो कम होने लगती है अगर वो इच्छाएं हमारी पूरी ना हो तो इसलिए ये किस पर जोर देता है, शुद्ध विचार, अच्छी भावनाएं तथा कम इच्छा रखने पर। नेक्स्ट आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है ये बौद्धिक तथा ज्ञान का स्तर होता है जो कि विवेक व समझ से जुड़ा हुआ है। यह आत्मज्ञान तथा सत्य की खोज का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बोलता है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की तलाश में, सत्य की खोज में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सके, सत्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, व्यक्ति को हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से विवेक बढ़ता है, विवेक से समझ बढ़ती है, एंड जब व्यक्ति की समझ बढ़ने लगती है तो वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, व्यक्ति की प्रसन्नता भी तब बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जो है ये आनंद तथा शांति का स्तर होता है जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप तथा परम सत्य को प्रकट करता है। ये 5 कोश मिलकर शरीर, मन तथा आत्मा का पूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जो आनंदमय कोश है इसको सबसे मुख्य माना जाता है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हमारी सोल से यानी कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, तथा ये मानता है कि आत्मा का जो संबंध है वो किससे है, परमात्मा से है। एंड व्यक्ति को अपने आत्मा के विकास पर जोर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है तो वो व्यक्ति जो है वो परम आनंद की, परम खुशी की, परम आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो कि आनंदमय कोश को विकसित करने पर भी जोर देते हैं, तथा अगर हम आनंदमय कोश को विकसित करना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ध्यान करना होगा, योग करना होगा। ठीक है, मेडिटेशन अगर हम करेंगे तो हमारा आनंदमय कोश जो है वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, विकसित होगा, तथा हम उतनी ही खुशी महसूस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, खुशी के विभिन्न चरणों तथा पदक्रम को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस एंड हायरार्की ऑफ हैप्पीनेस। तो फर्स्ट आता है भौतिक सुख यानी कि फिजिकल प्लेजर। इसमें हमको मेनली क्या बताना है, खुशी के अलग अलग चरणों को बताना है, मतलब कि खुशी के क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या इसकी हायरार्की यानी कि पदक्रम होते हैं। तो पहला है भौतिक सुख, जिसमें कहा जाता है कि खुशी जो है वो व्यक्ति की इंद्रियों से जुड़ी चीज़ों की प्राप्ति से निर्मित होती है। ठीक है, व्यक्ति जो है उसकी 5 इंद्रियां होती हैं, एंड जब व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय को संतुष्ट करता है तब उसको खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, यह खुशी का सबसे प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों से जुड़ी चीज़ों जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर दृश्य तथा आराम का अनुभव करता है। क्योंकि ये जो भौतिक सुख है ये मानता है कि भौतिक जगत में
अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने से व्यक्ति को खुशी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। जैसे अगर व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाएगा तो उसकी जो इंद्री है, जीभ, जिससे वो खाता है, वो संतुष्ट होगी, जिसकी वजह से उसको खुशी की प्राप्ति होगी। ठीक है, उस व्यक्ति को खुशी महसूस होगी। इसके अलावा अगर व्यक्ति सुंदर दृश्य देखता है तो व्यक्ति की जो नेत्र इंद्री है वो संतुष्ट होगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को खुशी महसूस होगी। ठीक है, तो ये किस पर जोर देता है? इंद्रियों की संतुष्टि पर। नेक्स्ट आता है भावनात्मक खुशी, इमोशनल हैप्पीनेस। इसमें कहा गया है कि जो खुशी है वो रिश्तों, मित्रता तथा स्नेह से मिलती है। हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, हमारे मित्र अच्छे होंगे तो हमको खुशी महसूस होगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरों के साथ जुड़ाव तथा भावनात्मक संतुलन से भी हमारी खुशी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक संतोष यानी कि मेंटल सेटिस्फैक्शन। यह खुशी तब मिलती है जब व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, ज्ञान तथा आत्मविश्वास का अनुभव करता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास का, सफलता का, ज्ञान का अनुभव करता है तो उसको मानसिक संतोष प्राप्त होता है। एंड जब व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होता है तो व्यक्ति को खुशी मिलती है। ठीक है, यानी कि ये किस पर जोर देता है? मानसिक संतोष पर। ठीक है, एंड मानसिक संतोष कब मिलेगा? जब व्यक्ति को सफलता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा या आत्मविश्वास बढ़ेगा तब। तो ये इन चीज़ों पर जोर देता है। नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक आनंद यानी कि स्पिरिचुअल जॉय। यह सबसे उच्च स्तर की खुशी मानी जाती है जो व्यक्ति को तब मिलती है जब वह आत्मा, ध्यान तथा अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ से जुड़ता है। जब व्यक्ति को पता चलता है कि उसका संबंध आत्मा तथा परमात्मा का है, जब उसका जो आत्मा का संबंध है वो परमात्मा से है, जब व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है तब उसको आध्यात्मिक आनंद मिलता है, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का अर्थ पता चल जाता है, उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। तो आध्यात्मिक आनंद जो है ये सबसे उच्च स्तर की खुशी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक सेवा से खुशी। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज तथा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसको ये खुशी मिलती है। आइए अब देखते हैं हायरार्की यानी कि पदक्रम उन चीज़ों का जो कि हमारी खुशी को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है भौतिक सुख, दूसरे नंबर पर आता है भावनात्मक खुशी, थर्ड प्लेस पर है मानसिक संतोष, देन आध्यात्मिक आनंद एंड लास्ट में आता है सामाजिक सेवा से खुशी। अगर हम निष्कर्ष देखें तो खुशी का हर चरण एक गहराई की ओर इशारा करता है। अंतिम लक्ष्य आत्मा व समाज के साथ संतुलन बनाकर सच्ची खुशी प्राप्त करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति खुशी को कैसे प्रभावित करती है? तो संस्कृति जो है यानी कि जो कल्चर है वो भी हमारी हैप्पीनेस यानी कि खुशी को अफेक्ट करता है, इस पर इम्पैक्ट डालता है। संस्कृति हमारे विचारों व मूल्यों को आकार देती है। संस्कृति से ही हमारे विचार निर्मित होते हैं तथा नैतिक मूल्य निर्मित होते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में परिवार तथा समुदाय के साथ समय बिताना खुशी का स्रोत है, जबकि कुछ संस्कृतियों में खुशी का स्रोत है भक्ति करना। ठीक है, कुछ संस्कृतियों में व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया जाता है। कुछ संस्कृति ऐसी होती है जो कि बोलती है कि व्यक्तिगत उपलब्धि यानी कि पर्सनल अचीवमेंट से हमारी जो खुशी है, हमारी जो हैप्पीनेस है वो डिटरमाइंड होती है। ठीक है, तो अलग अलग संस्कृतियों में खुशी के लिए अलग अलग कार्य कहे गए हैं। इस तरीके से संस्कृति हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को तय करती है तथा खुशी को प्रभावित करती है। यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। इसलिए हमारी संस्कृति हमारी खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन डिफर अक्रॉस वेरियस कल्चर? यानी कि विभिन्न संस्कृतियों में आत्म साक्षात्कार का विचार कैसे भिन्न है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है अपनी आत्मा को पहचानना तथा अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करना कि आत्मा क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा का वास्तविक संबंध किससे है। ये पहचानना ही आत्म साक्षात्कार माना जाता है भारतीय संस्कृति में। यह प्राय ध्यान, योग, वेदांत जैसे साधनों से प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं पश्चिमी संस्कृति।
पश्चिमी संस्कृति जो है इसमें आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने व्यक्तिगत लक्ष्य, पहचान तथा स्वतंत्रता को समझना। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपनी वास्तविक पहचान को तथा स्वतंत्रता को पहचान लेता है तो उसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है पश्चिमी संस्कृति में, यानी कि वेस्टर्न कल्चर में। यह प्राय मनोविज्ञान तथा व्यक्तिगत विकास के माध्यम से होता है। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन तथा ताओवाद में आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना तथा ताओवाद को समझना। यह स्वाभाविकता तथा सरलता पर आधारित है। चीन का जो कल्चर है, चीन की जो संस्कृति है, उसी को ताओवाद कहा जाता है एंड उसको समझना ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें इस्लामी सूफी परंपरा की, तो इस्लामी सूफी परंपरा में आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करना। ये अनुभव करना कि हम तथा ईश्वर एक ही तत्व से निर्मित हैं। हमारी आत्मा परमात्मा की ही एक अंश है। ठीक है, एक पार्ट है। यह ध्यान, प्रेम तथा आत्मसमर्पण के माध्यम से होता है। अगर हम बात करें अफ्रीकी परंपराओं की, तो अफ्रीकी संस्कृतियों में आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है समुदाय तथा पूर्वजों के साथ गहरा संबंध बनाना। यह आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस तथा आध्यात्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होता है। निष्कर्ष देखें तो भले ही आत्म साक्षात्कार का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग हो, यह सभी में मानव जीवन के गहरे अर्थ तथा सत्य की खोज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, खुशी मापने के लिए कौन कौन से प्रमुख संकेतक होते हैं? व्हाट आर द की इंडिकेटर्स टू मेजर हैप्पीनेस? तो खुशी को मापने के लिए, हैप्पीनेस को मेज़र करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति या समाज की समग्र भलाई तथा संतोष का आकलन करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली स्थिति है आर्थिक स्थिति, मतलब इकोनॉमिक स्टेटस। कोई व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, ये हम उसकी आर्थिक स्थिति से भी पता लगा सकते हैं। आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हम देखते हैं उस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है किसी देश में, इस पर ध्यान दिया जाता है। लोगों का जीवन स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, गरीबी की दर यानी कि पॉवर्टी रेट क्या है, तथा आय की असमानता कितनी है, आय की असमानता कम है या ज़्यादा है, ये सब देखा जाता है। इन सब पर विश्लेषण किया जाता है तथा पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में लोग कितने खुश हैं। ठीक है, तो खुशी मापने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में आर्थिक स्थिति कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, औसत जीवन प्रत्याशा क्या है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का कैसा है, व्यक्ति रोगों से ग्रसित है या रोग मुक्त है। ठीक है, व्यक्ति का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, व्यक्ति बैलेंस डाइट लेता है या नहीं, इन सब के बारे में पता लगाया जाता है। खुशी को मापने के लिए ये एक बहुत ही मुख्य संकेतक माना जाता है। ठीक है, थर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन में ये मेज़र किया जाता है कि साक्षरता दर कितनी है, शिक्षा तक सभी लोगों की पहुंच है या नहीं, ज्ञान तथा कौशल का स्तर समाज में क्या है। ठीक है, अगर साक्षरता दर ज़्यादा होगी तो ये हो सकता है कि समाज में जो लोग हैं वो खुश हों। ठीक है, तो इस तरीके से साक्षरता दर तथा शिक्षा तक पहुंच, इन सब का पता लगाया जाता है एंड शिक्षा को भी एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है खुशी को मेज़र करने के लिए, हैप्पीनेस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक संबंध। इसमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति है उसका संबंध कैसा है अपने परिवार से, मित्रों से, पड़ोसियों से। ठीक है, समाज में व्यक्ति के विश्वसनीय लोग कितने हैं। ठीक है, समाज में व्यक्ति जो है उसको कितने लोगों का सहयोग मिलता है या नहीं, इन सब का पता लगाया जाता है। यानी कि सामाजिक संबंध पर विश्लेषण किया जाता है ताकि खुशी को मापा जा सके कि समाज में कितने लोग खुश हैं। जिस व्यक्ति के सामाजिक संबंध अच्छे होंगे वो व्यक्ति डेफिनेटली खुश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो कितना सुरक्षित है, अपराध दर कितनी है। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या क्या कल्याणकारी सुविधाएं
व्यक्ति को दी जाती हैं। कौन कौन सी कल्याणकारी सुविधाएं यानी कि सोशल वेलफेयर रिलेटेड सर्विसेज व्यक्ति को दी जाती हैं, इन सब का भी अनुमान लगाया जाता है ये मेज़र करने के लिए कि समाज में सुरक्षा कितनी है। ठीक है, एंड इससे पता चलता है कि समाज में कितने लोग खुश हैं। ये भी एज अ की इंडिकेटर यूज़ किया जाता है खुशी को मापने के लिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी, आध्यात्मिक संतुलन तथा धार्मिक विश्वास, इन सब पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है जिसका उपयोग खुशी मापने के लिए किया जाता है वो है पर्यावरण की स्थिति। अगर पर्यावरण अच्छा है, स्वच्छ हवा, पानी तथा अच्छा पर्यावरण है, हरियाली है, प्राकृतिक संसाधन अच्छे हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी किया गया है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि खुशी जो है उसका लेवल ज़्यादा होगा, खुश लोगों की संख्या ज़्यादा होगी समाज में। ठीक है, तो खुशी मापने के लिए पर्यावरण की स्थिति को भी एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकार। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कितने अधिकार हैं, व्यक्ति के पास अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं, अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी व्यक्ति के पास है या नहीं। जब लोगों के पास अधिकार होते हैं तो डेफिनेटली लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, खास तौर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों से छीन ली जाए, तो लोग दुखी रहते हैं। तो इस तरीके से समाज में खुशी कितनी है इसको मापने के लिए स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों को भी एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है ताकि पता चल सके समाज में खुश लोग कितने हैं। काम तथा जीवन संतुलन। इसमें क्या किया जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस, ये देखा जाता है कार्य के घंटे कितने हैं, लोग कितने घंटे काम करते हैं, लोगों के ऊपर काम का बोझ कितना है, अवकाश तथा व्यक्तिगत समय लोगों को मिलता है या नहीं, ये सब इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक तथा पर्यावरणीय ज़रूरतों की पूर्ति हो गई है या नहीं, इस पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा पर्यावरणीय ज़रूरतों की पूर्ति हो गई या नहीं। यह संकेतक मिलकर खुशी तथा जीवन की गुणवत्ता को मापने में मदद करते हैं। तो ये कुछ मुख्य संकेतक थे जिनका उपयोग किया जाता है खुशी को मापने के लिए, खुशी की दर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है तथा इसको कैसे मापा जाता है। तो देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये एक मापदंड होता है जो किसी भी देश में लोगों की कुल खुशी को मापता है। हैप्पीनेस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि किसी भी देश में खुश लोगों की संख्या कितनी है, किसी भी देश में खुश लोगों की दर कितनी है। ठीक है, रेट ऑफ हैप्पीनेस इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में हैप्पीनेस रेट क्या है ये मेज़र करने के लिए हैप्पीनेस रिपोर्ट या हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे मापा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला है जीडीपी के आधार पर कैपिटा इनकम के आधार पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है कि लोगों की फाइनेंशियल वेलबींग कैसी है, मतलब लोग जो है उनके पास पैसे है या नहीं, लोग आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक समर्थन। इसमें देखा जाता है लोगों के पास सोशल सपोर्ट है या नहीं, एंड उनके सामाजिक संबंध आसपास के समुदाय में या अपने परिवारों से या मित्रों से कैसे हैं। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ एंड डिसीज़, इन सब के बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है। ये देखा जाता है कि इस देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है, इस देश में स्वस्थ लोगों की संख्या कितनी है, जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ठीक है, एवरेज लाइफ लोग कितनी जी पा रहे हैं, ये सब देखा जाता है। डिप्रेशन रेट क्या है कंट्री में जो लोग हैं जो कि डिप्रेशन में हैं, ऐसे लोगों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये सब इसमें मेज़र किया जाता है एंड पता लगाया जाता है कि जो लोग हैं वो खुश है या नहीं, किसी भी देश में खुश लोगों की संख्या कितनी है ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स इन सब के आधार पर मेज़र होता है। स्वतंत्रता का अधिकार लोगों के पास है या नहीं, उदारता, भ्रष्टाचार का स्तर कितना है, इन सभी कारकों का उपयोग करके ये मापा जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कितना है। ठीक है, प्रत्येक कारक को क्या किया जाता है, नोटिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि किस देश में कितनी हैप्पीनेस है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने के लिए इन सब फैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है इन सब के लिए, तो क्या होता है दुनिया भर में सर्वे तथा प्रश्नावली के माध्यम से लोगों से जानकारी ली जाती है।
ठीक है। अच्छा, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह सरकारों तथा संगठनों को यह समझने में मदद करता है कि क्या चीज़ें लोगों को खुश करती है तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीतियाँ बनाने में भी ये सहायता करती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को मेज़र किया जाए, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स से एक तो गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि उस कंट्री में खुश लोगों की संख्या कितनी है, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, एंड दुखी लोग क्यों हैं। ठीक है, लोग किस क्षेत्र में दुखी है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सभी सरकार को, संगठनों को पता चलती है, जिससे वो बेहतर नीति बना पाते हैं। तो इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड गवर्नमेंट की, सरकार की काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वैश्विक खुशी सूचकांक में भारत का प्रदर्शन कैसा है? हाउ इज़ इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिसेस? तो देखिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिसेस में 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। मतलब कि अगर हम विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड आता है एंड लास्ट नंबर पर अफगानिस्तान है एंड भारत की रैंकिंग है 126। ठीक है, भारत की रैंकिंग पाकिस्तान, इराक, फिलिस्तीन तथा नाइजर जैसे देशों से भी कम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्ध महिलाओं की तुलना में जीवन से ज़्यादा संतुष्ट हैं। साथ ही माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त वृद्ध वयस्क तथा उच्च जाति के लोग, बिना औपचारिक शिक्षा वाले तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की तुलना में जीवन से अधिक संतुष्ट हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें 6 कारकों को ध्यान में रखा जाता है। वो 6 कारक क्या क्या है? सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता तथा भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इन 6 कारकों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में भी बार बार पूछे गए हैं एंड अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।